सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं। वहां उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मुलाकात की, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से भी मिले और यूएन जनरल असेंबली से भी खिताब किया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर वहां की टॉप कंपनीज से मिले और तकरीबन 50 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भारत के लिए लेकर आए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी यूएन जनरल असेंबली से खिताब किया। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की जो स्पीच है वो किस नौयत की है और क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुए। जो वो मैसेज दुनिया को डिलीवर करना चाहते थे, क्या वो मैसेज दुनिया को वो दे पाए या नहीं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बाशानी साहब, प्रोग्राम का आगाज करते हैं इमरान खान साहब की स्पीच के साथ। पाकिस्तानी मीडिया को अगर देखें तो इमरान खान साहब ने मैदान मार लिया है। उन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर दुनिया को बावर कराया। भारत में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के बारे में भी उन्होंने बात की। उसके अलावा उन्होंने मसला कश्मीर पर भी बात की। भारत के अंदर एक फासिस्ट बीजेपी हुकूमत है, ये भी दुनिया को बताया। तालिबान का भी उन्होंने केस लड़ा। उन्होंने ये भी बताया दुनिया को कि कैसे अगर दुनिया ने तालिबान को लेजिटिमाइज नहीं किया तो फिर वो तैयार रहें और दहशतगर्द हमलों के लिए। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उन्होंने ऑपोजिशन को और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी निशाने में लिया। कुल मिलाकर ये वही स्पीच है जो वो पिछले 2 साल से देते आ रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस्लामोफोबिया के साथ ही। मेरे नजदीक ये बड़ा अहम टॉपिक है कि दुनिया भर के मुसलमान इमरान खान साहब से तवक्को रखते हैं, वो इस कॉज के चैंपियन हैं। 2 साल पहले जब उन्होंने पहली मर्तबा 2019 में जब भारत ने 5 अगस्त 2019 का स्टेप लिया और आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया, तब सितंबर के इसी महीने में खान साहब ने यूएन जनरल असेंबली से खिताब करते हुए ये वादा किया था कि वो टर्की और मलेशिया के साथ मिलके इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए एक टीवी चैनल बनाएंगे। 2 साल हो चले हैं, वो टीवी चैनल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने सोचा लोगों को याद दिला दूं। आप क्या कहेंगे? इस्लामोफोबिया से शुरू करते हैं। खान साहब की स्पीच कैसी रही? थैंक यू जनाब। ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सेंसिटिव किस्म का इशू है जो इस्लामोफोबिया का इशू है, और डेफिनेटली दुनिया में इस्लामोफोबिया एक शक्ल में मौजूद है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो इसको टोटली डिनाई करते हैं कि ये है ही नहीं, लेकिन ये जिस स्केल पे और जिस रफ्तार से और जिस फोकस के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस मसले को उठा रहे हैं, और फोकस से मुराद भारत को फोकस करके, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि इस्लामोफोबिया का सारा कज़िया जो है वो एक तरफ रह जाता है, और एक नई जो हेटर्ड है और नई जो है ना, वो क्या कहते हैं कि फायर को मजीद फ्यूल डालने वाला काम वो कर रहे हैं। अब हम इस बात से कतई इनकार नहीं करते कि भारत में जो है इस्लामोफोबिया नहीं है। भारत जो है वो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है इकोनॉमिकली। जैसे कि अभी आपने कहा 2 दिन में 52 बिलियन डॉलर लेके आ गए, हालांकि पाकिस्तान को चीन ने 20 साल में को 50 बिलियन डॉलर देने का वादा करके मुकम्मल समझ लें खरीद ही लिया था। तो 50 बिलियन डॉलर को मामूली चीज नहीं होती। ये सारा सी पैक का चक्कर 50 बिलियन के गिर्द घूम रहा है। तो वो अगर 2 दिन में ले आए तो उससे आप भारत की तरक्की का अंदाजा लगा सकते हैं। और भारत का एक फ्यूचर भी है जो हम सबको नज़र आता है। जैसे कि अगर कोई जो डेमोक्रेसी की जो तारीफें मोदी साहब ने की हैं, उसका अगर कोई 40% भी उस पर अमल करते हैं तो। लेकिन एक हकीकत जो अपनी जगह है वो ये है कि भारत बहरहाल एक सोशली बहुत सारे इश्यूज हैं भारत के अंदर, जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि वो जो पिछले दिनों एक डेड बॉडी की जो तौहीन हुई थी मुबैना तौर पे, जिस तरह के मीडिया पे उसको पेश किया गया, इस तरह के बेशतर वाक़यात होते हैं। और इसी तरह ज़ाहिर है मुसलमानों के साथ भी मुख्तलिफ औकात में जो है ऐसे वाक़यात होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी और आइसोलेटेड भी, दोनों तरह के। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या
ये बात जो है वो लाइसेंस दे देती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि वो गुज़श्ता 3 साल से अपनी हर तकरीर में, हर फोरम पे जो है वो इस मसले को इस तरह पेश करे जैसे ये मसला जो है इसकी इब्तिदा और इंतहा और सारा कुछ जो है वो हुआ ही भारत के अंदर है और वही भारत के अंदर रहा है, जिससे कि मैं समझता हूँ कि भारत के मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि उनको एक वकील मिल गया बगैर किसी फीस के और बगैर किसी कंसेंट टू रिप्रेजेंटेशन के। पहली बात यह है कि पाकिस्तान को बाय डिफॉल्ट, मुझे नहीं बात समझ में आती कि ये इख्तियार कहाँ से मिल गया कि वो बाय डिफॉल्ट जो है वो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है दुनिया के हर फोरम पे, सिवाय आपने अंदरूनी फोरम्स के। अंदरूनी फोरम की तो हालत ये है कि वहां कोई भूला बिसरा अगर इंडियन मुसलमान माइग्रेट होके आ जाए तो मुमकिन है उसको उसी वक्त उठा के सरहद के दूसरी तरफ फेंक दें। लेकिन दुनिया के जो डिस्कशन के फोरम है बाई डिफॉल्ट वो समझते हैं कि हम इसके नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम ये मसला उठा सकते हैं, जिसका दूसरा मतलब ये है कि वो हिंदुस्तान के दूसरे अल्फाज में 1 करोड़ जो 1 अरब जो सारी मैं करोड़ कह रहा हूँ जो हिंदू हैं उनके साथ वो एक तरह का कंपटीशन का सिचुएशन पैदा करके तो एक नफरत अंगेज माहौल पैदा कर रहे हैं। हालांकि जिस किसी को भी एहसास है, मुझे और आप समेत, कि भारत में कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो इस्लामोफोबिया का शिकार हैं और इस्लामोफोबिया को हवा दे रही हैं, तो हमारी एक राय है कि इससे डील कैसे किया जाए। इससे डील करने का तरीका ये है कि इसको सोसाइटी को ज़्यादा मुनसफाना तरीके से रीऑर्गेनाइज करने की बात की जाए। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक और लीगल राइट्स हैं उनके अंदर मजीद ये देखा जाए कि इस तरह के इकदाम को कैसे जो है वो रोका जा सकता है। और तीसरा ये है कि किसी मुल्क में जहाँ 1 अरब 20 करोड़ लोग बसते हों वहाँ पे इस तरह के जो वाकयात होते हैं उनको वाइड स्प्रेड बना के पेश करना मैं समझता हूँ कि एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है जो कि दूसरे मुल्क के खिलाफ एक गैंग अप होने और उनके खिलाफ नफरत पैदा करने के इरादे से है, ना कि उसमें कोई तब्दीली लाने की। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि बिल्कुल इससे मिलते जुलते जो मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं। इस्लामोफोबिया उस सतह पे क्या है कि ये एक माइनॉरिटी के खिलाफ मेजॉरिटी की, अगर इंडिया के उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो एक डिस्क्रिमिनेटरी या नफरत अंगेज प्रैक्टिस को आप इस्लामोफोबिया कह सकते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हर मुल्क में इंटरनेशनली इसकी अपनी अपनी शक्लें हैं। तो खुद पाकिस्तान के अंदर जो है माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में जो सलूक हो रहा है, जो कि खुद पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात तक तस्लीम करते हैं, यहाँ तक कि उनके अपने मिनिस्टर्स जो हैं और स्पेसिफिकली मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स और इस तरह के लोगों ने वक्तन फक्तन तस्लीम किया है। अभी आप देखें कि वहाँ पे खुद हुकूमत जो है वो कानून बना रही है रिलीजन की तब्दीली का, और उस पर एक बहुत बड़ा डिबेट वहाँ पे चल रहा है कि वो रिलीजन की तब्दीली का कानून क्यों बन रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान के ताकतवर तबकात जो हैं वो हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती जो है इस्लामाइज कर रहे हैं या मुसलमान बना रहे हैं, वरना इस तरह का कोई कानून दुनिया में किसी और मुल्क में ना एग्जिस्ट करता है ना उसकी ज़रूरत पड़ती। तो ये सारी चीज़ें सामने रख के प्राइम मिनिस्टर का जो भी इरादा हो, लेकिन जो उनका एक्शन है वो जो है उससे नफरत टपकती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कोई नेक खबर नहीं है। वो पहले ही काफ़ी बड़े इस तरह के मिसगाइडेड किस्म के वर्शंस का शिकार होकर उन्होंने अपना फ्यूचर ख़राब किया। सोसाइटी में जो उनका अच्छा खासा एक स्पेस थी, एक अच्छा खासा वज़न था, उसको उन्होंने अंडरमाइन किया इस तरह के फतवों। और ये एक मुल्ला के फतवे से ज़्यादा मुझे इसमें कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि इसके पीछे कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि जी ये वाक़यात हुए हैं, जैसे कि ऐसे फोरम्स के मुतकाज़ी हैं कि आप इस ऐसे फोरम पे इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसके पीछे एक लिस्ट दें कि इतनी तारीख को इस जगह पे ये वाक़या हुआ जो कि क्लियरली इस्लामोफोबिया का वाक़या था। इतनी तारीख को इस जगह पे ये एक्ट हुआ जिसमें हुकूमत म्यूट हो गई, उसने कुछ नहीं किया। या इतनी तारीख को ये वाक़या हुआ जिसमें हुकूमत का एक्शन नाकाफ़ी था। ऐसे उठा के फेंक देना जी कि हिंदुस्तान में 200 मिलियन स्ट्रांग मुस्लिम, साथ में स्ट्रांग का लफ्ज़ भी उसने इस्तेमाल किया, जो कि रटा रटाया। यहाँ स्ट्रांग फिट नहीं होता, जब आप स्ट्रांग लगा देते हैं तो फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं होती। 200 मिलियन स्ट्रांग माइनॉरिटी आप कहेंगे
तो देन यू कैन नॉट आस्क फॉर द प्रोटेक्शन एज ए माइनॉरिटी। तो ये रटा जिसको कहते हैं, जो पाकिस्तान के स्कूलों का अलमिया है और हर लीडर और हर दानश्वर उसका शिकार है। तो ये अफसोसनाक बात है। इस पे ज्यादा तबसरा करके बंदा खुद अपने आप को बेवकूफ समझने लगता है, क्योंकि बात चीजें इतनी क्लियर हैं कि उन पे कोई क्या तबसरा करे। इस्लामोफोबिया भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर बात होती है। इसके लिए खुद मुसलमान किस हद तक ज़िम्मेदार हैं? मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि कोई क्रिश्चियन फ़ोबिया, सिख फ़ोबिया या हिंदू फ़ोबिया। पाकिस्तान को अगर देखें, तो पाकिस्तान का तो वजूद ही हिंदू फ़ोबिया के ऊपर बेस्ड है। ये कहना कि जी हम माइनॉरिटी हैं और हम हिंदुओं के साथ में रह नहीं सकते, वो बात और है कि 1000 साल से आप रहते आए थे, हुक्मरान थे, और जब डेमोक्रेसी की बात आई तो ज़ाहिर-सी बात है जिस कम्युनिटी के नंबर ज़्यादा होंगे, उनके वोट ज़्यादा होंगे, तो उसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन वो नहीं होगी जो 1000 साल से हो रही थी। आप हुक्मरान होंगे, 20-30% आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी आबादी के लिहाज से, पूरी दुनिया में यही होता है। तो क्या वो हिंदू फोबिया माने हम कि जी हिंदू हिंदू फोबिया के चलते पाकिस्तान वजूद में आया, और पिछले 70 साल से जो जंगें हो रही थी इंडिया के ऊपर और जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे, क्या वो हिंदू फोबिया नहीं है? देखें जी, इसमें पहले बात तो ये है कि ये मिथ है, और जाहिर है इसका ताल्लुक चूंकि हिस्ट्री से है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लूं कि ये एजम्पशन गलत थी कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के बाद मुसलमानों को अपनी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के बाद जो है, तकसीम से फौरन पहले जो 12 सूबे थे, उनमें से 7 में जो है वो मुसलमान चीफ मिनिस्टर्स थे। मरकज में जो हुकूमत कांग्रेस के साथ मिल रही थी, उसके सबसे अहम तरीन ओहदे इंक्लूडिंग वजीर खजाना जो है वो मुस्लिम लीग के पास थे। तो जाहिर है किसी भी फॉरवर्ड लुकिंग कम्युनिटी को इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो आप सारी चीज़ों को ख़त्म करके डेमोक्रेसी नहीं चला सकते। आप एक चीज़ को ख़त्म करेंगे मजहबी हवाले से, तो दूसरा एक माशी तबकात के हवाले से सवाल खड़ा हो जाता है। माशी तबकात को ख़त्म करेंगे तो आपके यहाँ जो है वो समाजी तबकाती जदोजहद जो है वो खड़ी हो जाती है। दलित और हिंदू का क्वेश्चन आ जाता है, या मुसलमानों में इस तरह के मुख्तलिफ। तो ये तो कोई भी जो वाइब्रेंट चलती हुई सोसाइटी होती है, उसमें ये इश्यूज होते हैं, और डेमोक्रेसी का काम होता है कि वो इन इश्यूज को रिजॉल्व करके हर शख्स को विदाउट रिगार्ड्स टू देयर रिलीजन अपना मकाम दे। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती और मैसेज है, जिसको अब हम ब्लंट कर रहे हैं ये कह के कि जी हम अकलियत में तो हमें हुकूक नहीं मिलेंगे, जिसका मतलब वी डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है उसकी खूबसूरती यही है कि उसमें ये नहीं होता कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं बन सकता था। ये कोई बात ही नहीं है, और ये आज भी दुनिया भर में हो जाता है। अगर ओबामा जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सदर बन सकता है डेमोक्रेसी में, या खुद इवन मोदी साहब जो हैं एक चाय बेचने वाले से जाकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो फिर ये कौन कहता है कि डेमोक्रेसी में एक आदमी के माथे पे मुसलमान लिखा हुआ है तो कुछ नहीं बन सकता अनलेस के वो बनना ना चाहे? मैं इस चीज पे बिलीव ही नहीं तो करता। पार्टीशन की जो वजह है, क्या अगर मैं उसको, अगर इमरान खान साहब का लॉजिक लिया जाए, तो क्या पार्टीशन की वजह हिंदू फोबिया नहीं है? 100% है हम्म की वजह। अगर इमरान खान का अब ना भी लें तो जाहिर है इसके अलावा उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हिंदू फोबिया था। लेकिन इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये हिंदू फोबिया था, ये डेमोक्रेसी वाली बात नहीं थी। ये इन्होंने एक फोबिया क्रिएट किया, और करके चूंकि कुछ लोगों को एक अलग अपना डेढ़ इंच की मैसेज चाहिए थी, वो उन्होंने हर हालत में लेनी थी, उसके लिए हुआ कुछ भी करना पड़े। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको रैकेट को दुरुस्त रखना चाहिए। सही। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये जो इस्लामोफोबिया है, इसमें हम भी चूंकि मुसलमान हैं, और जाहिर है कि हम एज ए मुस्लिम आइडेंटिफाई होते हैं, और एज ए मुस्लिम किसी भी सोसाइटी में जहाँ हम मूव करते हैं, जिन सर्कल्स में हम उठते बैठते हैं, वो हमें मुसलमान ही समझते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि ये जो है ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। मुसलमान जो है उन्होंने अगर तय किया हो कि हमने जो भी होलिया बनाना है, वो इसलिए नहीं बनाना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन की ये मंशा थी, बल्कि इसलिए बनाना है कि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगे, कि लोग लिबास इसलिए पहनते हैं कि वो खूबसूरत लगें, और मैं लिबास इसलिए पहनता हूं कि मैं अगली लगूं, और मैं उसको घुमा फिरा के अगली बनाने की कोशिश करूं।
देखें, ये जो मगरब में एक ट्रेंड चला था, ये जो फटी हुई जीने पहनने का और ये पतलून नीचे कर देना और शर्ट ऊपर कर देना, ये क्या है? ये कोई ऐसे हवा में तो नहीं ना। ये ट्रेंड बेसिकली क्या क्या था? ये एक रिएक्शन था एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ, कि जी यहाँ लोग सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं और पूरा जनाब क्लीन शेव करके जूता पॉलिश करके बाहर निकलते हैं। तो उसको जो लोग नापसंद करते हैं, जो उनका हक है, डेफिनेटली फ्री सोसाइटी है, तो उन्होंने ये रिएक्शन शुरू कर दिया कि कभी पतलून फाड़ दी, कभी नीचे उतार दी, कभी ऊपर चढ़ा दी। ये काम मुसलमान कर रहा है। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शलवार थोड़ी सी ऊपर करने के लिए कहा था, उसने ये अशर करने के लिए नहीं कहा था कि खींच के घुटनों पे ले आए -35 में और नीचे से आपकी जराबें नजर आ रही हूँ, फौजी जराबें। सही। चलें इसे आगे ये आगे बढ़ते हैं मशानी साहब। ये जो आप चाय वाली बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपनी स्पीच में ये बात कही, जब उन्होंने ये कहा कि भारत मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है, जहां पर एक चाय वाले को भी प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है। और मैं इतनी बार यहाँ पर खिताब कर चुका हूं, ये सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। भारत के मुसलमानों का केस लड़ते हैं इमरान खान साहब। एक सवाल उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जो लोग 1971 की जंग के बाद आज 50 साल हो चले हैं, आपके यहाँ कराची में बेस्ड हैं, उर्दू स्पीकिंग लाखों की तादाद में, तब के आए हुए लोगों को आज तक सिटीजनशिप नहीं दी है। भारत का मुसलमान जब इस खबर को देखता है तो वो क्या सोचता है? उसके उसके जहन में क्या कुछ ख्यालात आते हैं? कि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का रिएक्शन सोशल मीडिया पे कि बहुत अच्छा बोला इमरान खान ने। नहीं, वो तो एक माइंडसेट है जो एको चैम्बर में रहता है। एको चैम्बर का जो फलसफा है कि उसमें जो बात आपको पसंद है वही आप सुनते हैं और उसी पे आप सर धुनते हैं और उसी पे आप तालियां बजाते हैं। ये इन्होंने एक एको चैम्बर क्रिएट किया हुआ है। मीडिया को भी उन्होंने जो है वो खोपे चढ़ाना जिसको कहते हैं, चढ़ा के उनको भी उसका शिकार कर दिया। मीडिया भी वही लिखता है जो हुक्मरान तबकात को पसंद है या एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है। इसलिए अब पाकिस्तान एक एको चैम्बर में जिंदा है, जो हकीकत से कहीं 1000 किलोमीटर दूर चला गया है। ये मैं आपको बता दूं, इसलिए इस पे ना जाएं कि उसकी लोगों ने तारीफ क्या की या उस पे कोई तनकीद करता। तनकीद तो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो मीडिया पे आती ही नहीं। जो करता है वो करके अपने घर बैठा रहता है। जहां तनकीद हो सकती है वहां आप उठा के देख लें यूट्यूब्स को या दूसरे मीडिया को, आप देखेंगे कोई भी इस बात को लाइक नहीं करता। ये कतन जो है वो किसी भी तरीके से जिस जो चीजें देखें, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ बुनियादी मकासद और चार्टर्ड है। अब ये एक इंटरनेशनल फोरम है, आप हर इम्पॉर्टेंट बात कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये रीजनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, तकाजे जो हैं, मसाइल जो हैं, उनके हल का एक फोरम है जो इसका फारमोस्ट मकसद है। तो उसको आप, उसकी स्पेस को आप मिसयूज नहीं कर सकते। आपने एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे उसको यूज करना होता है। आप हर साल जाकर एक ही बात नहीं कर सकते कि जो 3 साल से इमरान खान साहब कर रहे हैं, और फॉर दैट मैटर 70 साल से पाकिस्तान के बाबू कर रहे हैं। और अब ठीक है। उन्होंने, हाँ, जी, जी। ये बात। मैं जब पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी शख्स से मिलता हूँ, तो एक सवाल वो मुझसे ज़रूर पूछते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा होता और जो नए-नए बाहर आते हैं। तो एक सवाल ज़रूर पूछते हैं बशानी साहब कि आपके यहाँ पर क्या मुसलमान नमाज़ पढ़ सकते हैं? मैंने कहा कि आपको क्यों लगता है कि वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते? कहते हैं नहीं जी, वहाँ तो ऐसा हो रहा है, वहाँ तो हुकूमत आपकी इस तरह से करती आई है 70 साल से, मुसलमान नमाज़ नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर मुसलमान ट्रैफ़िक को रोक के सड़क पे नमाज़ पढ़ते हैं, जब तक कि उनकी पूरी नमाज़ कंप्लीट नहीं हो जाती है, ट्रैफ़िक मूव नहीं करता। ये भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जब जिस मुल्क में इस्लाम को नहीं मानती हो, वहाँ पर ये पॉसिबल है, तो वो इस बात पे यकीन नहीं करते हैं। वो कहते हैं ऐसा तो पाकिस्तान में भी नहीं होता। मैंने कहा हमारे यहाँ होता है। हुँ? तो सर आगे इस बात को बढ़ाते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत को फासिस्ट हुकूमत कहना और उनका कंपैरिज़न करना नाज़ी जर्मनी से, हिटलर से, और यही 3-4 साल से वो यही काम करते आ रहे हैं। इस बार हाँ, हिटलर वाला और वो नाज़ी वाली वो बात नहीं कही, बट बाकी जो
जो मेन जो उस नाजी रिजीम का जो एक टोन एंड टेनर था कि वो फासिस्ट हुकूमत थी, उन्होंने बीजेपी को भी वही कहा। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक इलेक्टेड हुकूमत, ठीक है आपको नहीं पसंद, उनकी सियासत नहीं पसंद, हो सकता है वो मजहब की सियासत करते हो। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो बना ही इस्लाम के नाम पे हो, मजहब के नाम पर हो, उसे इस बात का क्या हक है कि वो इस बात पर एतराज करे कि सामने वाले की सियासत मजहब को लेकर है। नहीं, ये आपका सवाल जो है ना, ये बर सगीर की तनाजर में, कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सारी चीज़ों के बिल्कुल चूल्हे हिला के रख देता है। देखें, पाकिस्तान कोई सेकुलर कंट्री नहीं है, और ना ही पाकिस्तान के एजेंडे में कहीं सेकुलरिज्म के लिए कोई जगह है। बल्कि नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि ये लफ्ज़ ही पाकिस्तान में बैन है। आप पाकिस्तान के उर्दू अखबारात उठा के पढ़ें तो ये गाली के लिए तो कहीं लिखा होगा, लेकिन जो इसका असल मैसेज है सेकुलरिज्म, वो लफ्ज़ अपने पॉजिटिव मानों में पाकिस्तान में सिंस ज़िया रजीम जो है वो इस्तेमाल ही नहीं होता। एक तरह का आप यूं समझ लें कि ममनू लफ्ज़ जिसको कहते हैं ना, उसमें ही वो शुमार होता है। तो आपने ये बहुत ज़बरदस्त सवाल उठाया कि एक ऐसा मुल्क जिसने अपने मुल्क में एक मज़हब को, ख्वाह वो कितना ही मुकद्दस क्यों ना हो, चूंकि हर मज़हब वाले अपने मज़हब को दूसरे से मुकद्दस ही समझते हैं, इसमें तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं। सही। तो वो अगर मज़हब को इतना बड़ा हथियार बना के पेश कर रहे हों कि उन्होंने जहाँ पे इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर तब्दीली कर दी हो मज़हब को इस्तेमाल करके, वो किसी दूसरे मुल्क को ये मशवरा नहीं दे सकते। डेफिनेटली ये मशवरा नहीं बनता। लेकिन ये मैंने अर्ज़ किया था पहले भी कई दफ़ा कि ये सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात का प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान के क्लैरिक्स का भी प्रॉब्लम है कि वो सरहद के उस पार सेकुलरिज्म मांगते हैं, और सरहद के इस पार कोई सेकुलरिज्म की बात करे तो उसको कत्ल करने को दौड़ते हैं। तो ये तज़ादात क्यों हैं कि चूंकि बुनियादी तौर पे ये कहानी, जैसा कि आपने अर्ज़ किया, बुनियादी तौर पे कहानी तज़ादात से शुरू हुई है। जब आपने बर्र सगीर की तकसीम ही मज़हब की बुनियाद पे मांगी, कोई और बुनियाद आप पेश ही नहीं कर सके, बाद में आपने उसको ऐसे इधर उधर से दलाइल लगा के उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जी इसकी ये भी वजह थी, वो भी वजह थी, लेकिन बहरहाल एक बेसिक जो वजह थी वो मज़हब था। तो उसके बाद फिर आपको चाहिए था कि आप वहाँ पे जो रह जाने वाले 20 करोड़ लोग थे, उनके बारे में उस वक्त सोचते कि हम जो 2, 4, 10 करोड़ या 5 करोड़ उस वक्त, आई डोंट नो मैनी देवर, तो निकल बिल्कुल रहे हैं, तो ये बाकियों का क्या बनेगा। और मैं समझता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आखिर वक्त में जो उनका सर चकराया था, वो इसी सवाल पे चकराया था कि दिल्ली में जब वो अलविदा तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो वहां पे जब लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया कि जनाब साहब हमारा क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा जी आप लोग आज के बाद हिंदुस्तान के शहरी हैं, हिंदुस्तान से आपकी वफादारी बनती है। यानी आप सिर्फ एक हफ्ता पहले तक जो है हिंदुस्तान के गद्दार थे और हिंदुस्तान के दुश्मन थे, लेकिन एक हफ्ता बाद चूंकि मैंने ये टुकड़ा खिसका लिया, इसलिए आज के बाद आप हिंदुस्तान के ताबेदार शहरी हैं। तो ये बातें रैकेट पे हैं, इस पे आप कितना एक झूठ बोलेंगे, लोगों को कितना एक मिसगाइड करेंगे, और जो हकायक हैं वो अपनी जगह हैं, ये पूरा एक तसादात हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बर्र सगीर के अंदर इन तजादात को एक पैकेज की सूरत में देखना चाहिए और इसको रिजॉल्व करना चाहिए। अदरवाइज इसकी कोई पीस पीस करके तो इसका हल जो है वो नहीं है। मोदी साहब का जो वोटर बेस है, अगर वो हिंदू है तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने जो माजी की बहुत सारी गलतियां जो कांग्रेस ने की हैं उनको ठीक किया है। मसलन ये है कि नो अपीजमेंट की पॉलिसी है, और अगर वो ये कहते हैं कि आप इसमें बराबर के शरीक बने और आए, सब कानून को माने। हमने 2 साल पहले बहस की थी सीएए के ऊपर, तो लोगों ने ये कहा कि मजहब की बुनियाद पर किसी एक मजहब के मानने वाले लोगों को कैसे छोड़ा जा सकता है सीएए से बाहर, ये तो बहुत गलत है। जिसमें आपने कहा था कि ये प्योरली लेजिस्लेशन का मैटर है। अब यही लोगों से अगर यही कोई कह दे कि ठीक है जी बिल्कुल तफरीक नहीं होनी चाहिए मजहब के नाम पर, आए आप एक ही आइन को माने, सिविल कोड को एक को ही माने, कहते नहीं हाउ कैन ऑल रिलीजन्स बी इक्वल। आप दो तरफा बात नहीं कर सकते हैं। या तो आप बराबर हैं तो फिर आप हर लिहाज से बराबर हैं। फिर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं जी चूंकि हम मुसलमान हैं तो हमें सेपरेट सिविल कोड चाहिए। और अगर उसी की बुनियाद पर कोई ये कहे कि जी आपने अपने अपने हिस्से की जमीन ले ली है
और अब आप दोबारा नहीं आ सकते। आप उन 3 मुल्कों का जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है। अगर मुसलमान वहां अपने आप को सेफ फील नहीं करता, इट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इन दिनों किसान आंदोलन चल रहा है, पिछले 1 साल से चल रहा है। वो राकेश टिकैत जो किसानों के लीडर हैं, उनसे ये कहा गया कि उन्होंने यह कहा कि हम यहाँ किसान जो है उसका कोई धर्म नहीं है, वो हिंदू भी है, वो सिख भी है, मुसलमान भी है। बड़ा अच्छा आइडिया है। और उन्होंने कहा कि इस कौमी एकता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने नारा दिया। उन्होंने कहा भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अल्लाह अकबर भी का नारा दिया। उन्होंने कहा भी एक है जो भी है परमेश्वर। तो मैं उस बात पे उन पे खासा तनकीद हुई। मीडिया ने उनसे बार बार पूछा, उन्होंने बार बार यही नारा दिया। वो कहते हैं अल्लाह अकबर, मैं तो बोलता हूं। फिर जब ये बात पूछी गई मुसलमानों से कि ठीक है जी, ये भाईचारे का जो बात कर रहे हैं राकेश टिकैत, और ये अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, आप भी जरा कोई हर हर महादेव या कोई राम का नारा लगाएं। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं लगाते। तो लोगों ने ये सवाल पूछा, तो भाईचारे की जिम्मेदारी एक कम्युनिटी के ऊपर तो नहीं है ना, वो सबके ऊपर बनती है। तो सेकुलरिज्म जो है वो एक ऐसी चीज है, उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप ये कहें जी मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सामने वाला नहीं करना है पूरा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। नहीं, इस पे एक बात थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। देखें, इसको एक समझने की चीज होती है कि जो किसी मल्टाई कल्चरल या मल्टाई रिलीजियस सोसाइटी में अगर कोई एक पार्टी ताकत में आ जाती है, तो वो अपनी उस ताकत या पॉपुलैरिटी को इस तरीके से यूज नहीं कर सकती या नहीं करना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, जिसकी वजह से किसी रिलीजियस की बुनियाद पे या रंग की बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे, किसी भी बुनियाद पे कोई जो कमजोर तबका है उसको आप जो है वो इग्नोर करें या उसके जो जायज हकूक हैं उससे भी हटा दें। लेकिन इसको देखना उसी तरीके से होता है कि अगर मुसलमान जो है उनको किसी बात में फायदा होता है तो वो कहते हैं वी आर इन एंड वी आर इक्वल, और जिस चीज को वो उनको नापसंद होती है उसमें कहते हैं नहीं जी हम मुसलमान हैं, ये मानते ही नहीं है। तो ये दो तरफा तौर पे हो रहा है। इस पे आप बीजेपी को भी 100% जो है वो क्लीन चिट नहीं दे सकते, चूंकि एज ए डेमोक्रेसी जो अक्सरियती पार्टी होती है उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, आगे निकल के कॉन्स्टिट्यूशन से भी आगे जाके, चूंकि अगर मेजॉरिटी अपने रूल को इस तरीके से यूज करना शुरू हो जाए जिसमें माइनॉरिटी खौफजदा फील करे या लेफ्ट फील करे कि हमें छोड़ दिया गया या इग्नोर्ड फील करे, तो ये जो है डेमोक्रेसी के बुनियादी प्रिंसिपल से मुतसादम होता है। ये ठीक है आपकी बात। ऐसा कौन सा आप कोई एग्जांपल दें, कोई मिसाल दें कि जहां पर ऐसा लगे कि जी ये मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटी के साथ ज्यादती हो गई है इन टर्म्स ऑफ इसकी एक लॉस। मिसाल ये है ना कि इसकी एक मिसाल कहाँ से शुरू हुई थी कि ये जब बीजेपी ने टिकटों के मामले में, चूंकि मुसलमानों का ट्रेडिशनली ये था कि सीटें मिलती थी उनको बैठे बैठाए सिर्फ मुसलमान होने की वजह से, तो जाहिर है कि बीजेपी ने कैंपेन एक खास तरीके से चलाई थी और जिसमें उन्होंने ये भी प्रूव करना था कि हम मुसलमानों को साथ मिलाए बगैर मेजॉरिटी में आ सकते हैं और हुकूमत कर सकते हैं हिंदुस्तान पे। ठीक है ना। तो इस वजह से जाहिर है कि एक माहौल पैदा हुआ जिसमें ये बात समझी जाने लगी कि ये मुसलमानों को एज ए कम्युनिटी बाहर किया जा रहा है, जो कि एक कंपोजिशन चलती आ रही थी हिस्टोरिकली उसके खिलाफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% उनको कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली या एथिकली बाइंड कर सकते हैं कि आप ऐसा ना करें। मैं एक बात कर रहा हूं कि जो डेमोक्रेसी के तकाजे होते हैं उसमें एक तकाजा ये भी होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का अपनी मेजॉरिटी होने की वजह से ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं आपका लामहदूद पावर जो है या इख्तियारात जो हैं वो उसकी वजह से किसी का कोई इख्तियार जो है वो महदूद तो नहीं हो रहा। मैं ये सही, बात कर रहा बिल्कुल। आइडियलिज्म के अगर हिसाब से देखें तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और आज मेरे ख्याल से बीजेपी के आने के बाद या पिछले कुछ सालों में भारत में एक ट्रेंड चला है कि यहाँ पर पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है उसको अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको उठा के और कूड़े में डालेंगे सबसे पहले। और ये हूँ। दुनिया के अंदर एक सवाल है कि वाई आर वी सो पॉलिटिकली करेक्ट, और हम ये कोशिश क्यों होती है, ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कुछ ज्यादा ही होता है। आप जमीनी हकायक को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है पिछले कुछ सालों के अंदर जिस किस्म की हुकूमतें पूरी दुनिया में आज राइट विंग फोर्सेस जो हैं
वो कहीं ना कहीं पे उन्होंने एक मोमेंटम गेन किया है, और उसके पीछे ये रीजंस हैं, ये रीजंस हैं माजी में जो एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चलती आई है। अब मैं एक सवाल इसमें ये भी पूछ सकता हूं कि AIMIM जो ओवैसी साहब की पार्टी है, या केरला में जो मुस्लिम लीग है, या बहुत सारी ऐसी जो पार्टीज हैं, वो तो नहीं, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। वो तो ये कहते हैं कि हमने तो देनी ही टिकटें मुसलमानों को है, गैर मुस्लिम्स का आप कोई ताल्लुक नहीं है इससे। वो इतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं, वो देखते हैं कि उनके आमने सामने हो क्या रहा है, वो उन चीजों को देखते हुए वो कहते हैं कि यार मैं ही क्यों हर बार ये सारी चीजों का ख्याल रखूं, सामने वाले को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। इसका मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि मुसलमानों ने जो मिसगाइडेड वर्जन अडॉप्ट किया है ना जी इस्लाम का और मुसलमान होने का, उसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। डेफिनेटली जाहिर है कि मुसलमानों को एक ऐसी कैफियत में ही नहीं जाना चाहिए था जहां एक डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो कि वहां पे मजहब की बुनियाद पे लोगों को गिना या तोला जाए। पहली बात ये होनी चाहिए थी, जो कि गलत हुआ। और उसके नतीजे में जब आप एक सेकुलर कंट्री के अंदर जहां पे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हिंदू लोगों की है, वहां पे आप ऐसे तार छेड़ते हैं जिसमें कि सेकुलरिज्म अंडरमाइन होता है, रिलीजियस जो है हेटेड फैलती है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो उसमें नुकसान तो उसी का होगा जो कि माइनॉरिटी में है। ये एक अंडरस्टूड है, ये बिल्कुल। ABC है, लॉजिकल बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि उनका जो मिसगाइडेड वर्शन है और उनकी जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, अब अगर कोई ये जस्टिफाई करता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से मुराद वो लोग जो इस्लाम के नाम पे सियासत कर रहे हैं, जैसे आपने ये बताया इत्तेहादुल मुस्लिमीन वगैरह वगैरह, अगर कोई उनकी पॉलिटिक्स को जस्टिफाई कर रहा है तो वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स के अंदर सवाए हेटेड के, सवाए रिग्रेसिव आइडियोलॉजी के और सवाए रिएक्शनरी एटीट्यूड के कोई चीज नहीं है जो उनकी नस्लों के लिए आप यूं समझ लें कि ज़हर कातिल है। सही है, ये बात हमारे जैसे लोगों पर भी उतनी फिट बैठती है जो बाहर के मुल्कों में यहाँ पे रहते हैं। अगर हम यहाँ पर एक ऐसी सियासत करें माइनॉरिटी के हवाले से, या अपने मजहब को लेकर सियासत करें, तो हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं यहाँ पर। फिर बिल्कुल। कल को 50 साल बाद हम अंग्रेज को ये इल्जाम नहीं दे सकते कि तुमने जी हमारे साथ ये ज्यादती कर दी हाँ जाहिर है, डेफिनेटली। है। अगर मैं सड़क पे चल के और अपने हाथ में इस तरह के बैनर्स और इस तरह की मजहबी बातें लेकर मुआशरे में निकलूंगा तो रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन, इनका क्या ख्याल था, 70 साल हो गए थे भारत को। ये मैं ये समझता हूँ महात्मा गांधी की डेथ हो गई 1948 में, अगर वो ना हुई होती तो मुमकिन है ये रिएक्शन 10 साल बाद ही दिखाई दे जाता आजादी के। अगर गांधी ना मारे जाते ये रिएक्शन बड़ा जल्दी मिल जाता। ये मैं तो देखिए सर, इंसान के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आई एम अ सेकुलर, मगर मैं सामने वाले को भी वैसा ही देखना चाहता हूं। अगर आप मुझे मजहबी, अगर आपके अंदर से बू आती है तो फिर आपका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। एज सिंपल एज दैट है। इतना फंडा बंदे का क्लियर होना चाहिए। चले जी, आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने तालिबान की जोरों शोरों से वकालत की। ना सिर्फ उन्होंने की, बल्कि उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो बार बार दुनिया को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि तालिबान को अगर नहीं माना, तो उनको अगर लेजिटिमेसी नहीं दी, तो फिर देखें आपके साथ क्या होता है। और आलमी बिरादरी ये कह रही है कि हम मानेंगे, लेकिन तालिबान को कुछ वादे हमसे करने पड़ेंगे। उन्हें ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना पड़ेगा, उन्हें अपनी जमीन को किसी दहशतगर्दी जो तंजीमें हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं होने देना। ये बहुत सारे कंसर्न्स हैं उनके, जिनमें से ह्यूमन राइट्स की तो तालिबान के स्पोक्स पर्सन खुद उसकी बखियां उधेड़ रहे हैं। अब उनका हाल ही में बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी पहले की तरह एग्जीक्यूशंस भी होंगे और पब्लिक फ्लॉगिंग भी होगी। ऐसे में इमरान खान साहब, ये हिम्मत कहां से आ जाती है उनमें कि वो कह सकेंगे जी आप इनको लेजिटिमेसी दें। जी बशानी साहब। देखें जी, इमरान खान साहब को इस पे कोई एतराज नहीं है कि अगर तालिबान अपना जो रियल फेस शो करते हैं, उनके रियल फेस पे इमरान खान को कोई एतराज नहीं है। इसीलिए उनको माजी में एक तालिबान खान और इस तरह के खिताबात दिए जाते रहे, क्योंकि उन्होंने उसको डिफेंड किया कल्चर के नाम पे। उनके ख्याल में अफगानिस्तान में तालिबान जो कुछ कर रहे हैं वो उनका लोकल कल्चर है, और ये किसी मुल्क को, दूसरे को इख्तियार नहीं पहुंचता कि वो उनको बताए कि आप ये करें या ये ना करें, इंक्लूडिंग औरतों को कोड़े मारना,
उनको पर्दे में बैठाना, तालीम पे पाबंदियां लगाना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसकी जो जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी, जिस तरीके से उन्होंने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इसका मतलब यही है। अब रहा सवाल ये कि वो इसको एडवोकेट क्यों कर रहे हैं और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ये क्यों कर रहे हैं, वो सीधी सी बात है कि ये अफगानिस्तान का जैसा 3 महीने में जो सिचुएशन चल रही थी, इसको पाकिस्तान ने पोर्ट्रे किया अपने इंटरनल हलकों में, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक सख्त किस्म की जंग के तौर पे, जिसमें कि उन्होंने आखिर में अपने लोगों को ये बताया कि हमने ये जंग जीत ली है। और अगर उन्होंने सरेआम जश्न नहीं बनाया तो उसमें कोई कसर भी नहीं छोड़ी। अब मीडिया देख लें, जो भी डिबेट हो रहे हैं उसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने ये जंग जीत ली और इंडिया को बड़ी सख्त किस्म की हजीमत उठानी पड़ी और वो बहुत खज्जल खराब होके तो उसको वहां से निकलना पड़ा। तो ये आज वो अब अगर आके दरमियान में ये बात बंद अटक जाए कि तालिबान को कोई तस्लीम ही ना करे, तो इसका मतलब ये है कि उनके फिर ये सारे जो मंसूबे हैं और ये जो ख्वाब हैं वो बिखर जाते हैं। इसलिए ये तालिबान का तस्लीम करना उनकी फतह का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने वाली बात है। और उसमें उनको पता है, तालिबान को वो इंटरनली ये बता रहे हैं कि आप ये सारी शर्तें मान लें, बाद में किसने आके आपसे पूछना है कि आपने ये किया या वो नहीं किया। यानी ये इसका चूंकि जो जो डबल स्पीक पाकिस्तान जिस हवाले से मशहूर है, खुद पाकिस्तान इस तजर्बे से गुजरा हुआ है, जो तालिबान को भी यही सिखा रहा है कि आप वक्ती तौर पे ये मान लें अपनी रिकग्निशन के लिए, बाद में किसने आके देखना है कि यहाँ ह्यूमन राइट्स का क्या हो रहा है या औरतों के कितने हुकूक जो हैं वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे। लेकिन ये है कि ये बुनियादी तौर पे अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा ब्लेंडर कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अगर इस तरह की हुकूमत कायम हो जाती है रिलीजियस बेसिस पे, तो उसके असरात से पाकिस्तान नहीं बच सकेगा। और ये जो कहानी उन्होंने पूरी पढ़ी है 10-15 मिनट की कि अमेरिका ने यहाँ पे ये किया और हमने ये किया और हमारे इतने लोग मारे गए, ये कहानी एस सरे नो उससे भी खौफनाक शक्ल में वहां पे दोहराई जाएगी। ये उनको याद रखना चाहिए। वो बार बार इस बात का इजहार कर रहे थे कि किस तरह से हमने 20-25 साल पहले मुजाहिदीन को ट्रेन किया और ये वो सारी बातें ये बैकफायर करती हैं चीजें बहुत बड़े पैमाने पर। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर भी आप थोड़ी सी प्लीज रोशनी डाल दें तो बेहतर होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर का वहां ना जाना, वहां पर आज बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जब मोदी जी वहां पर गए तो इमरान खान साहब खुद क्यों नहीं गए? 2 साल से वर्चुअल ही क्यों वो इस यूएन जनरल असेंबली से खिताब कर रहे हैं? उन्हें भी जाना चाहिए था, उन्हें भी लॉबिंग करनी चाहिए थी, उन्हें भी अपने लोगों का हुजूम वहां पर इकट्ठा करना चाहिए था, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। तो व्हाट डू यू थिंक, इमरान खान साहब जा क्यों नहीं रहे हैं वहां पर? नहीं, ये उनके लिए मुमकिन नहीं था जी। आप देखें वो कुछ दिन पहले जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और इस तरह के दूसरे हाई ऑफिशियल्स हैं, वो अपना पूरा एड़ी चोटी चोटी का जोर लगा चुके हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ कि वो कोई किसी तरीके से उनके दरमियान कंप्रोमाइज हो। चूंकि जाहिर है इस तरह के इन्वायरमेंट में अगर वो जाते भी थे न्यूयॉर्क में या यूएन जनरल असेंबली में, तो तकरीर तो वो कर लेते, लेकिन उनसे किसी ने कोई भी एक भी शख्स ने मुलाकात नहीं करनी थी, सिवाय उनके अपने जो 2-3 कोई तुर्की है या कोई मलेशिया या इस तरह के मुल्कों के अलावा, जिससे उनकी जो डिजास्टर है ये एक्सपोज होता था कि यानी जिस वो डिजास्टर के जिस वर्ज पे पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप जिस स्टेज पे पहुंच चुका है, इसका दुनिया को उस शिद्दत से तो अंदाजा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वहां जाके तो इसको पूरे तरीके से एक्सपोज ना किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इसी वजह से उन्होंने अपना, हालांकि दूसरी तरफ वो बहुत बड़ा एक उनके अंदर ये एक बयानिया है कि हम जी इंटरनेशनल लॉबिंग कर रहे हैं और हमने इंडिया को ये करके रख दिया या अमेरिका को फलां करके रख दिया। ये ज़ाहिर है डेफिनेटली एक सिचुएशन उन्होंने इंटरनली क्रिएट की हुई है, इस पे भी ज़ाहिर है असर पड़ना था, चूँकि वो एक मजाक बन जाते, उनके साथ ना किसी ने मुलाकात करनी थी, ना कोई ख़ास अहमियत देनी थी।
और दूसरी तरफ जाहिर है वो जो इंडिया को कॉर्नर करने की बातें कर रहे हैं, तो इंडिया का दौरा उस हिसाब से एक सक्सेसफुल दौरा समझा जाना था, चूंकि उन्होंने व्हाइट हाउस में वाशिंगटन में भी मुलाकात की, उनको इन्वेस्टमेंट भी मिल गई, उनको सारा प्रोटोकॉल भी मिल गया, तो जाहिर है कोई कंपैरिजन बनता नहीं था। तो ये पाकिस्तान के जो फेल्ड किस्म की एक्सटर्नल पॉलिसी है और जो बहुत ही फेल्ड किस्म के लूजर्स के हाथ में है, ये उसकी एक झलक है, ये मैं आपको बता दूं। ये जब जूं जूं ये चीज कंटिन्यू होती जाएगी, आप इसके तबाहकुन असर जो है वो देखते जाएंगे। ताल्लुकात बेहतर हों भी कैसे पाकिस्तान और अमेरिका के, जब उनका कश्मीर कमेटी का चेयरमैन जाके और टी शर्ट पहन के और यूट्यूब पे वीडियोस बनाता फिरे वहां पे, और अमेरिका को उनकी सोसाइटी को कोसे कि देखो कितने बुरे हालात हैं यहाँ पे। आपका क्या ख्याल है, क्या अमेरिकन ने वो उसको उस बात का नोटिस नहीं लिया होगा? देखें जी, वो मुमकिन है उसका नोटिस ना भी उन्होंने इतने जल्दी लिया हो। जाहिर है ये चीज़ें बड़े प्रोसेस में आगे जाती हैं, जिन्होंने नोटिस लेना होता है उन्होंने लिया होगा, वो फिर उसको प्रोसेस करेंगे, वो फिर एक टाइम लगेगा। लेकिन उसने एक इब्तदा तो कर दी अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने की, कि अब ये लोग जो है ना, जो ये दावा है कि ये बुनियादी तौर पे अंदर से जो है एंटी वेस्ट लोग हैं, इनके अंदर बहुत सख्त किस्म की नफरत है अमेरिका के खिलाफ और मगरब के खिलाफ, और इनके अंदर में क्लैरिक्स छुपे हुए हैं, बहुत ही खौफनाक किस्म के इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट क्लैरिक्स छुपे हुए हैं। उसको उसने पूरे जोरों से डिस्प्ले किया। अब इस पे एक प्रोसेस चलेगा, जाहिर है ये इशू एजेंसीज के पास गया होगा, वो उसको आगे रिपोर्ट करेंगी। अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, उसके हजारों इश्यूज हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वो विद इन 24 आवर आफरीदी साहब के मामले को लेके लेके बैठ जाएं, लेकिन प्रोसेस में ये उनको पे बैक करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। जो डिप्लोमेसी की डोर है, वो तो बड़ी कच्ची डोर होती है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तो जब एक एक मिनिस्टर जिसको भेजा गया हो, पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसे पे, कि तुम जाओ भाई वहाँ पर हमारी लॉबिंग करो, और वहाँ पे इतना बड़ा एक इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा है, दुनिया आपको देख रही होगी, और वो वहाँ जाके अपने ताल्लुकात की इस तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, कि उसके बाद फिर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो बेचारे उसको संभालने में ही लगे रहते हैं। वो बार-बार पीछे से सिर्फ वो सारी की सारी जो हैं अपनी तरफ से बयान देते रहते हैं कि नहीं जी उनका कहने का मतलब ये नहीं था जी, वो ये नहीं था। वो समेटने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक हालात बड़े खराब हो जाते हैं। और मैं कभी मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि कोई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाकर, या कोई भी इंडिया का मिनिस्टर अमेरिका में जाके इस किस्म का काम करेगा। उसे उसे द मोमेंट हम जब अपने घरों से निकलते हैं बशानी साहब, हमें ये सिखाया जाता है कि देखो भाई, ऐसा कोई काम मत करके आना आज जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। नहीं, वो तो आपने मिनिस्टर की बात की जी, मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी स्कूल के बच्चे को माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा किसी के घर में जाओ तो वहाँ बड़े तरीके से बैठो, उनकी इज्जत और एहतराम करो, कोई चीज़ इधर उधर। तो आपको पता है जैसे हमारे ज़माने में होता था, तो हम किस लिए जाके, तो किसी के यहाँ मेहमान होते थे तो हम कितने रिजर्व और कितना सोच समझ के बात हाँ, करते थे। चुपचाप बैठना पड़ता है सर, बिल्कुल। ये एटिकेट्स हैं। तो हुँ। ये मिनिस्टर तो बहुत ऊपर की चीज है, और वो भी फॉरेन लैंड में जाके एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में, जब आपका मुल्क टोटली आइसोलेट है और ऑन द वर्ज ऑफ ऑलमोस्ट आइसोलेशन के एंड पे है, तो वहां पे एक मिनिस्टर इस तरह की बातें करे, खुद कलामी जिसको मैं कहूंगा, थिंकिंग लाउडली, कि वो अपने आप को भी एक्सपोज करे और अपने मुल्क को भी एक्सपोज करे, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ठीक है सर, वक़्त कम रह गया है। क्विकली, जो इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इनकी करप्शन की वजह से आज इतना बड़ा जो फ़र्क आ गया है अमीर और गरीब का, उसे आप किस तरह से देखते हैं? ये असल में उनका नफसियाती प्रॉब्लम बन गया है जी। बात ये है कि उनको ये अब उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो कभी जुबान खोलें तो नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात ना करें, क्योंकि उनको बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी है, बहुत सारी इनसिक्योरिटी भी है, और उनको खौफ भी है कि मैंने ये जो कुछ किया हुआ है इसका कोई नतीजा निकल सकता है, क्योंकि गलत किया हुआ है। सामने एक आदमी को बहुत ही अनफेयरली विक्टिमाइज करके, ट्रीट करके जिस तरीके से निकाला गया है, और ये अब कोई इसमें
इख्तलाफ भी नहीं रहा है। अब दुनिया को पता चल गया है कि ये जो इनका अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है वो कितना फेयर है, और जो केसेस चल रहे थे उनका क्या हुआ, यानी पूरा मामला एक्सपोज हो गया। लेकिन इस पे उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट और अनफैक्चुअल किस्म की जो स्टेटमेंट दी है, उससे अपनी इग्नोरेंस भी उन्होंने डिस्प्ले कर दी कि ये जो इनइक्वालिटी का इशू है ये इंटरनेशनल इशू है, ये तरक्की याफ्ता दुनिया में भी है, गरीब दुनिया में भी है। इसके कई फैक्टर हैं जिनमें से करप्शन एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। अगर आप कहते हैं कि इनइक्वालिटी यहाँ क्यों है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। और फिर उसमें और फैक्टर्स हैं, आपकी मनसूबाबंदी क्या है, टैक्सेशन का इशू क्या है, सारी चीज़ें। तो वो जो 30-40 फैक्टर हैं उनमें से एक करप्शन भी हो सकती है, लेकिन उस सारे को उठा के नवाज शरीफ के माथे मार देना, और वो भी एक इंटरनेशनल फोरम पे, इससे आप उनकी नफसियाती कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही मिजरेबल है और काबिल रहम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्पीच है उस पर भी बात हो सकती है, वक्त कम है, इसमें ज्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास है नहीं, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि उनके साथ 1000 पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं वहां के लोगों के, इंक्लूडिंग मेरे भी, लेकिन वहां उन्होंने जो बात की, उन्होंने अपने मुल्क को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया, जो वो बातें बोलकर आए हैं, उनको देखकर उन्होंने कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। उनकी कोई सियासी जमात का नाम लेना तो दूर की बात है, और ये हर साल होता है। एक आदमी नाम तक नहीं लेता है और सामने वाला नाम ले लेके लिटरली गालियां देने से वो थोड़ा सा एक कदम पीछे हो जाते हैं, मगर वो गाली देने, वो फोरम अगर ना हो तो वो गाली ही देते हैं। बस उनकी जबान, उनके बैक ऑफ द माइंड वही चल रही होती है, बोल नहीं पाते हैं बस उसको। और वो बार बार हिंदुस्तान को, वहां की हुकूमत को इस तरह से कहते हैं। इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, चाहे जो जैसी भी शक्ल हो, आपने खुद कहा बशाने साहब, बार बार इस बात का इजहार किया है कि डेमोक्रेसी में राइट विंग की भी जगह है, उसमें लेफ्ट विंग की भी जगह है, उसमें सेंट्रिस्ट जो होते हैं उनके लिए भी जगह है, उसमें जो आपकी आपकी मजहबी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए भी है। आज इनका दौर है, कल किसी और का होगा, लेकिन एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इस तरह से कहना ये ठीक नहीं है। वो कम से कम उनको ये सोच लेना चाहिए कि ये जैसा भी है, जो भी है, इलेक्टेड तो है, सिलेक्टेड नहीं है। इसको किसी ने बिठाया नहीं है इस ओहदे पर, ये अपनी काबिलियत से आगे आया है। आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सर। थैंक यू जनाब।